व्हाट आर द फीचर्स? सचिन एक एक फीचर फटाफट रिकैप करवाइए। अनम्यूट करिए पहले, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। वेट अ मिनट, पहले निकाल लेते हैं। मतलब बिना निकाले बैठ गए थे? नो मैम, मैथ्स का नोटबुक था सामने। क्वालिटी बढ़ते जा रहा है सचिन आपका लेके दिन ब दिन। यस महिमा आप बताइए। Yes, ma'am. Features, ma'am, perpetual succession. A company have डिफाइन भी करिए। परपेचुअल सक्सेशन सही है। A company has a unlimited time. If a businessman had bankruptcy या फिर insolvency, then company has continued running. And common sale, it has a authentic signature of company, and it is created by law. Transferability of shares. एक ही चाहिए था और दो दिए, बाकी का भी तो स्टेटस पता चले। सीरियस एक आप बताइए। Separate legal existence. ठीक है, एक्सप्लेन दैट। A company is not the company and the owner of the company are different. Means the person owning the company is different, ma'am. It has said. बताइए सचिन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। जो सूर्यस बता रहा था वो पॉइंट बताइए। कौन सा पॉइंट बोला है? Separate legal existence. सचिन पहले जाइए पानी वानी पी के आइए, तो पानी लेके बैठिए एक बॉटल। Ma'am, separate legal existence means the company is not dependent on its member. It can run Yes. it. हाँ, member are different than company. Company is not liable for any act done by members. और separation of ownership and control फिर क्या है? आदर्श। The owner of the company are the shareholder, but they cannot control the company. The company is controlled by the boards of directors elected by the shareholder. Very good. What फिर एक और बच रहा है आकाश। What is voluntary association? हम लास्ट क्लास में नहीं थे। शाहिद अली, turn on your camera first. What is voluntary association? नो मैम नहीं थे हम। आप भी नहीं थे मैम। तो वॉलंटरी मतलब क्या होता है? मैम। हाँ, वॉलंटरी मतलब खुशी। मैम वॉलंटरी मीन्स अपनी इच्छा से, डिजायर। तो वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब होता है कंपनी को हम फ्रीली मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं और उससे एग्जिट कर सकते हैं अपनी इच्छा से। बिल्कुल सही। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, एसोसिएशन मतलब ग्रुप बनाना है, उस ग्रुप में हम अपनी इच्छा से ज्वाइन कर सकते हैं। इच्छा आज खत्म हो गई तो मैं अपना शेयर सेल करके वहां से निकल सकते हैं, विड्रॉ कर सकती हूँ ओनरशिप अपना। ठीक है, लेट्स प्रोसीड नाउ। Now we are going to talk about stages in the formation of company. ठीक है, अब तक हम डेफिनेशन और फीचर जान गए। ठीक है, कंपनी का डेफिनेशन क्या है? जब आप कंपनी एक्ट में किसी क्या हुआ मैम? मेरे से आपने नहीं पूछा। अच्छा, आपसे नहीं पूछे तो वो और क्या बच रहा है? स्टैट्यूटरी रेगुलेशन बताइए क्या है? मैम स्टैट्यूटरी रेगुलेशन any law or act that is passed by parliament or after enactment that become law, that is a statutory. Government will take control on the company through Companies Act. Okay, and the recent Company Act is, recent amendment is in 2013. ठीक है, Okay. और तो कुछ नहीं बच रहा।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब स्टेजेस की बात करें। अब इंट्रोडक्टिव पार्ट इज डन, डेफिनेशन, फीचर इज डन। अब स्टेजेस की बात करते हैं। अब कंपनी अगर खोलना है तो टोटल 4 स्टेजेस है, ठीक है। नंबर 1 इज प्रमोशन, नंबर 2 इज इनकॉर्पोरेशन, नंबर 3 इज फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, एंड 4th नंबर इज कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। यानी अगर हम को कंपनी को खोलना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा प्रमोशन स्टेप। प्रमोशन स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो प्रमोशन करते हैं उसको हम प्रमोटर्स बोलते हैं। और प्रमोटर एक पर्सन नहीं होता, ये ध्यान रहे। प्रमोटर कैन बी ग्रुप ऑफ पर्सन ऑल्सो, ठीक है। इट कैन बी द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो, इट कैन बी गवर्नमेंट ऑल्सो, ठीक है। सबको हम लोग प्रमोटर बोलेंगे। किसको प्रमोटर बोलेंगे? जिसके दिमाग में कोई सर्टेन बिजनेस आइडिया आ रहा है, ठीक है। वो फर्स्ट स्टेप में होता है प्रमोशन स्टेप, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर प्राइवेट, जितना कीवर्ड आप सुनते जा रहे हैं थोड़ा एक्टिव लिसनिंग करिएगा, अपना रफली लिखते चले जाइएगा जो भी की पॉइंट लग रहा है, ठीक है। वरना यही होगा, पूछने के बाद ब्लैंक। क्वेश्चन के लिए रेडी रहिएगा, इसीलिए बी अ एक्टिव लिसनर। पेन चलते रहना चाहिए, जो आपका ध्यान हमेशा यहाँ बना रहे, नहीं तो फिर 5 मिनट में फिर कहीं घूमना शुरू हो जाएगा। तो बात हो रही थी 4 स्टेजेस है। अब यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर आप प्राइवेट कंपनी खोल रहे हैं तो 2 स्टेज के बाद आपकी प्राइवेट कंपनी खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी देन यू नीड टू अंडरगो ऑल दीज 4 स्टेजेस, ठीक है। अगर आपको पब्लिक कंपनी खोलना है तो ये चारों स्टेजेस क्रॉस करना होगा। अगर प्राइवेट कंपनी खोलना है तो 2 स्टेज के बाद आप अपना प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं। लेकिन ये जो 3rd स्टेज है, फ्लोटेशन और कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब क्या हुआ, जब हम पब्लिक से पैसा इशू करते हैं, कैपिटल रेज करते हैं, ठीक है, उसके ये फाइनेंस रेज करते हैं, राइट, शेयर परचेज करके क्या अपना पैसा उठाते हैं, तो उसमें क्या वो कौन कर सकता है? प्राइवेट कंपनी को ये हक नहीं है, प्राइवेट कंपनी पे ये रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। पब्लिक से पैसा रेज करने का हक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी के पास ही होता है। प्रोस्पेक्टस इशू करने का हक सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का ही होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए कि कैन प्राइवेट कंपनी कैन इशू प्रोस्पेक्टस और नॉट, देन योर आंसर विल बी No. No. Private company cannot issue prospectus nor it can raise capital from public, ठीक है। तो बात हो रही थी क्या, ये समझ गए। अब आगे समझते हैं प्रमोशन का मतलब क्या होता है। तो प्रमोशन सिंपली मीन्स द डिस्कवरी ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। प्रमोशन मतलब क्या? कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के आइडिया का डिस्कवरी होना, ठीक है। सिर्फ आइडिया का डिस्कवरी नहीं मानेंगे हम यहाँ पे इवन आप जो फंड ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, सर्टेन प्रॉपर्टी या मैनेजमेंट की एबिलिटी वगैरह भी अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं बिजनेस कंसर्न के लिए फॉर प्रॉफिट मोटिव, तो वो सब आ जाएगा प्रमोशन। ये वाला चार्ट देखिए, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का ये 4 स्टेजेस। प्रमोशन में क्या क्या आएगा? डिस्कवरी ऑफ आइडिया, डिटेल इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग और इनकॉर्पोरेशन। तो डिस्कवरी ऑफ आइडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं? सबसे पहले किस चीज का बिजनेस शुरू करना है, पहले वो तो सोचें, ठीक है। ये सोचने वाले को क्या बोलेंगे? प्रमोटर। प्रमोटर, ठीक है। ये सारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड में इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? अब आपके दिमाग में आइडिया आ गया, चलो ठीक है चाय का दुकान खोलना है, ठीक है। अब चाय का दुकान खोलना तो पहले क्या क्या चीज सोचेंगे? इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल कहाँ से लाए, चाय पत्ती, चीनी सस्ते दाम में कहाँ से मिलेगा, ठीक है। ठेला लगाए या शॉप खोले, राइट। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब क्या हुआ? प्राइस कितना लगेगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीन कौन सा इंस्टॉल करवाएंगे, ठीक है, कौन कितने लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स का वेज क्या रखेंगे, कौन से स्किल सेट की जरूरत होगी। मतलब आप खुद से बैठ के सोचिए कि कोई भी बिजनेस शुरू करना हुआ तो क्या क्या इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर बिजनेस शुरू करने के लिए। सेम वे आइडिया भी जो आप शुरू करेंगे तो एक आइडिया तो आप नहीं सोचेंगे, बहुत सारा आइडियाज आएगा आपके दिमाग में, बहुत सारा अल्टरनेटिव आएगा आपके दिमाग में। तो आपको सबसे प्रॉफिटेबल वन कौन सा है वो चीज चेक करना है, सबसे ज्यादा फिजिबल वन कौन सा है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अब आइए थर्ड में। अब चलो ठीक है, दिमाग में आ गया आइडिया, क्या करना है हम लोग वेरिफिकेशन, ये इन्वेस्टिगेशन भी कर लिए, किसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चाहिए होगा, सब कर लिए। अब
ये मेरे दिमाग का है ना डिसीजन, क्या ये सही है या नहीं है, तो फॉर दैट वी नीड टू गो सम एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ऑब्वियसली कंपनी में बहुत ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं, तो आपको यहाँ पे अपना रिपोर्ट वेरीफाई करवाना पड़ता है, ठीक है। द प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर must not be accepted without getting it verified by a separate team of impartial expert, ठीक है। impartial expert कहने का मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, impartial expert हो जो आपको एडवाइस दे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। उसके बाद प्रमोटर का काम होता है रिसोर्सेज को असेंबल करना, ठीक है। रिसोर्सेज असेंबल करना मतलब चाहे मान लीजिए सर्टेन ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत होगी, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, सबको प्रॉपर अलाइन करना, ठीक है, मशीनरी को इंस्टॉल करना, मटेरियल के सप्लाई को लाना, स्टाफ को रिक्रूट करना, तो ये सब क्या हुआ, असेंबल करना रिसोर्स को, ठीक है। तो जब हम रिसोर्स को अलाइन करते हैं वो आ जाएगा असेंबलिंग ऑफ द रिसोर्स, ठीक है। अब ये सब हो जाने के बाद हम एंटर करते हैं सेकंड स्टेज। लेकिन सेकंड स्टेज एंटर करने से पहले आपके सामने है प्रमोटर का फंक्शन क्या क्या होता है। प्रमोटर का प्रमोशन करना काम होता है, लेकिन अब उसका फंक्शन क्या क्या और क्या क्या रोल है बिजनेस में प्रमोटर का। तो सबसे पहले कंसीव अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी और द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस, सबसे पहले उसके दिमाग में आइडिया आएगा। सेकेंड, प्रीलिमिनरी एनालिसिस ऑफ द आइडिया टू डिटरमाइन इट्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड फीजिबिलिटी, आपका आइडिया फिजिबल है कि नहीं, प्रॉफिटेबल है कि नहीं। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेशन करना किसी का जिम्मा होता है। वेरियस पर्सन को कंसल्ट करना और परसुएड करना कि आओ मेरे कंपनी को ज्वाइन करो, क्योंकि डायरेक्टर चाहिए होगा ना कंपनी को, ठीक है। तो डायरेक्टर बनने के लिए परसुएड करना, ये भी काम होता है आपके प्रमोटर का ही। इसके अलावा ब्रोकर चाहिए, अंडरराइटर्स चाहिए रिस्क कैलकुलेट करने के लिए, सॉलिसिटर्स चाहिए। सॉलिसिटर्स किसको बोलते हैं संजली? मैम मैंने एक टर्म सुना है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, और लिखनी है, हाँ क्या है, आई डोंट, जो भी लीगल एडवाइस चाहिए होता है वो सॉलिसिटर्स कहते हैं, तो वो भी अपॉइंट करने का जिम्मा होता है आपके प्रमोटर का ही। फिर आगे आपका बैंकर्स ऑफ द कंपनी, ये सबको अपॉइंट करने का है आपका जिम्मा, प्रमोटर का जिम्मा। फिर नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो चाहिए होगा इनकॉर्पोरेशन के टाइम, इनकॉर्पोरेशन यानी रजिस्ट्रेशन के टाइम सर्टेन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, ठीक है, वो भी आपको मतलब फिल्ड प्रॉपरली फिल्ड करवाना पड़ेगा किसके पास जाके, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास जाके, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास जाके। फिर सेलेक्ट एन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द कंपनी, ठीक है, नाम क्या रहेगा आपकी कंपनी का, वो भी प्रमोटर का जिम्मा। प्रोस्पेक्टस प्रिपेयर करना, इशू करवाना और फिल करवाना, ये भी। फिर प्राइमरी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करना फॉर द परचेज ऑफ एसेट, इतना जिम्मा होता है प्रमोटर का। लेकिन ये तो सब जिम्मा है तो है, इसके अलावा सर्टेन लीगल स्टेटस होता है, यानी जो लॉ आपको बाध्य करती है बीइंग ए प्रमोटर कि आपका ये सर्टेन ड्यूटीज है। वो ड्यूटीज क्या क्या है प्रमोटर का? नंबर 1, to disclose full detail of the nature and extent of the money taken by him in the process of promotion, यानी प्रमोशन के प्रोसेस में यहाँ पे चूंकि कंपनी है और ये एक्ट के थ्रू गवर्न है, तो आप कुछ भी चीज आप छुपा के नहीं रखेंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में सीक्रेसी मेंटेन होता था ना, याद है प्रीवियस सेमेस्टर? सोल प्रोप्राइटर में और पार्टनरशिप में क्या करते थे हम लोग? सीक्रेसी मेंटेन करना होता है, किसी को पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कंपनी में जस्ट कॉन्ट्ररी टू दैट हम लोग क्या करते हैं, एक एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है, कुछ भी चीज आप छुपा के नहीं रख सकते। फिर सेकेंड क्या है, जितना भी मनी आप कंपनी के बिहाफ में ले रहे हैं बीइंग अ प्रमोटर, आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो आपको हमेशा कंपनी बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफर करना है, ठीक है, कंपनी के नाम का जो खाता होगा उसमें ही ट्रांसफर करना है, ठीक है। फिर आप अपना जो प्रॉपर्टी वगैरह है वो अनरीजनेबली हाई प्राइस में कंपनी को सेल नहीं कर सकते, राइट। रिफ्रेन मतलब क्या हो? टू रिफ्रेन फ्रॉम सेलिंग मतलब रोकना अपने प्रॉपर्टी को सेल करने से कंपनी को अनरीजनेबली हाई प्राइस से, ठीक है, ये भी आप नहीं कर सकते। ये सब लॉ रिस्ट्रिक्ट करता है, प्रमोटर के ड्यूटीज को स्पेसिफाई कर रहा है। इसके अलावा आपको टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड इंटेलिजेंस इन द वर्क ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन के टाइम में आप कंप्लीटली ध्यान से और इंटेलिजेंसी के साथ आप काम करेंगे। इसके अलावा किसी का ट्रस्ट आप ब्रेक नहीं करेंगे, धोखाधड़ी वगैरह वाला काम आप नहीं करेंगे, ठीक है। ये जितना भी आप काम करेंगे विदाउट डिसीट, मिसविजन और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से करेंगे, आप कंपनी के प्रति विश्वास से करेंगे आप, ठीक है। सेकंड,
टू सरेंडर एनी सीक्रेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग प्रमोशन ऑफ द कंपनी। एक तो सबसे पहले आपको लॉ अलाउ ही नहीं करता है कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई सीक्रेट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो यू नीड टू सरेंडर इट टू कंपनी, ये आपके पॉकेट में नहीं जाएगा। और सबसे पहले तो आपको अर्न करना ही नहीं है कोई सीक्रेट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर कंपनी के नाम से अगर आप कर रहे हैं तो ये कंपनी का हुआ, आपका नहीं हुआ, ठीक है। टू बी पर्सनली लाइबल फॉर प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट टिल दे आर अप्रूव्ड बाय द कंपनी, ठीक है। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी, मतलब पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का, उसके लिए भी पर्सनली लाइबल प्रमोटर है। फिर अगर मान लीजिए आपके अनट्रू स्टेटमेंट की वजह से या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस केस में कंपनसेशन के लिए भी लाइबल आप ही हैं, ठीक है। बीइंग अ प्रमोटर यू नीड टू पे द कंपनसेशन टू द इन्वेस्टर्स, जो आपके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर आप गलत स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो कंपनसेशन भी देने के लिए तैयार है। इसके अलावा अगर कोई चीज, कोई प्रॉमिस को रखने में अगर आप फेलियर होते हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहेंगे, लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए भी आप तैयार हैं, ठीक है। तो ये था आपका लीगल स्टेटस। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रमोटर्स। यहां तक क्लियर है? Yes, ma'am. अब आते हैं टाइप ऑफ प्रमोटर्स पे। तो जैसा डिस्कशन हुआ, प्रमोटर का डिफरेंट टाइप है। सबसे पहला होता है इंटरप्रेन्योर प्रमोटर। इंटरप्रेन्योर प्रमोटर ऑब्वियसली जैसा शुरू से देखते आ रहे हैं, इंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं कि हाँ, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई एम स्टार्टिंग द कंपनी एंड आई विल बी रनिंग द कंपनी, ठीक है। तो उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर प्रमोटर कहते हैं कि बनाना भी मुझे ही है और चलाना भी मुझे ही है, ठीक है। देन आई विल बी अ एंटरप्रेन्योर प्रमोटर। अब सेकेंड आता है प्रोफेशनल प्रमोटर। प्रोफेशनल प्रमोटर मतलब वो पैसे से ही प्रमोटर है, उनका काम होता है सिर्फ प्रमोट कर देना, कंपनी खड़ा कर देना, फिर उसको किसी और के हाथ सेल कर देना, किसी और को हैंड ओवर कर देना, ठीक है। किसी को हैंड ओवर करके अब रन कोई और करेगा बिजनेस, मेरा काम है सिर्फ उसको खड़ा कर देना, ठीक है। तो दैट विल बी प्रोफेशनल प्रमोटर। क्लियर? अब आते हैं ओकेजनल प्रमोटर। तो नेम ओनली सजेस्ट दैट ओकेजनल प्रमोटर मतलब क्या कि प्रमोशन में आई विल बी देयर, बट मेरा एक्चुअल प्रोफेशन या मेन जॉब मेरा कुछ और है। मेन जॉब मेरा प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन के टाइम में आई विल बी देयर एज आई हैव एक्सपर्टीज ऑफ दैट, आई हैव स्किल ऑफ दैट, ठीक है। और उसके बाद मैं अपने मेन जॉब में वापस चला जाऊँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल प्रमोटर। फाइनेंशियल प्रमोटर जिससे आप फाइनेंस ऊपर कर रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकर्स एंड ऑल, ये सब आपके फाइनेंशियल प्रमोटर हो गए। अब गवर्नमेंट भी कई बार कई बिजनेस के लिए सपोर्ट करती है प्रमोट करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका बेसिक इंडस्ट्री हो गया, स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री हो गया, राइट, आयरन एंड स्टील हो गया, कोल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ये सबको प्रमोट करने के लिए बहुत हेल्प करती है गवर्नमेंट। तो उस केस में गवर्नमेंट प्रमोटर हो, तो कोई भी अगर कंपनी को प्रमोट करने के लिए अगर हेल्प कर रहा है तो दैट विल कम अंडर प्रमोटर, ठीक है। कोई भी कंपनी को स्टैब्लिश करने में हेल्प कर रहा है, दैट विल कम अंडर प्रमोटर। क्लियर? यस मैम। अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ प्रमोटर के बारे में। तो जितना आप देखें कि प्रमोटर का क्या फंक्शन होता है, क्या रोल होता है, तो ऑब्वियसली जनरल क्वालिटी बेयरिंग पीपल कांट बी प्रमोटर, ठीक है। फॉर दैट यू नीड टू बी अ विजनरी। विजनरी मतलब दूर का सोचने वाला, ठीक है। तो साउंड इमेजिनेशन होना चाहिए, रियलिस्टिक व्यू होना चाहिए फ्यूचर का, राइट, ये आ जाएगा, यानी विजन फर्स्ट क्वालिटी है। सेकेंड है अलर्ट माइंडेड होना चाहिए। अलर्ट माइंडेड कहने का मतलब ये है कि कब किस चीज का अपॉर्चुनिटी है, यू नीड टू इनकैश दैट, ठीक है। अभी जैसे अभी का ये सिचुएशन अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन एजुकेशन का क्रेज बहुत बढ़ने वाला है। कोविड से पहले ऑनलाइन एजुकेशन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, हम लोग डिजिटल होने वाले थे, ठीक है। वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस था, डिजिटल इंडिया अभी और टाइम लगेगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने में टाइम लगता है, लेकिन कोविड की वजह से बहुत जल्दी हो गया वो, ठीक है। जितना ये अनअकैडमी देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा मार्क्स देख रहे हैं आप, और कौन सा है, बायजूस देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सब अभी का आया हुआ है, पहले कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो इफ यू विल बी अलर्ट माइंडेड तो आपको पता चलेगा कब किस चीज का अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है, तब आप इनकैश कर पाएंगे। अब जैसे सैनिटाइजर का अगर मैं बात करूं, सैनिटाइजर पहले कहीं एग्जिस्टेंस में नहीं था कोविड से पहले,
और अचानक से कोविड के बाद शॉर्टेज होना शुरू हो गया, ठीक है, तो बी अलर्ट माइंडेड, और ताकि आपको पता चलेगा कहाँ अपॉर्चुनिटी है वहीं हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। बहुत अलग अलग बिजनेस करने वाले उसको बंद करके जिसमें ज्यादा प्रॉफिट था प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गए। तो ये अलर्ट माइंडेड होना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बीइंग एन प्रमोटर। नेक्स्ट वन इज रिसोर्सफुलनेस। चलो दिमाग में आइडिया बहुत अच्छा आ रहा है, आज हम ये कर लेंगे, चलो आज हम कपड़े का दुकान खोल लेते हैं, बहुत उसमें पैसा है, चलो आज हम ज्वेलरी शॉप खोल लेते हैं, उसमें बहुत पैसा है। फिर रातों रात जग के बोल रहे हैं अरे किड्स का वो टॉय शॉप खोल लेते हैं, उसमें बहुत पैसा है, अरे छोड़ो गिफ्ट शॉप खोल लेते हैं, बहुत पैसा है, हर महीने कुछ ना कुछ किसी का बर्थडे होगा, किसी का मैरिज एनिवर्सरी होगा, लोग गिफ्ट खरीदेंगे, आता है ना हम लोग के दिमाग में भी। बट इफ यू डोंट हैव रिसोर्स देन हाउ यू आर गोइंग टू इनकैश दैट। तो फॉर दैट रिसोर्सफुलनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, यानी आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, आइडिया को रियलिस्टिक टर्न देना आपको आना चाहिए, ठीक है, आपका आइडिया एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क टेकिंग एबिलिटी। तो ऑब्वियसली बिजनेस अगर आप शुरू करेंगे तो आप कैलकुलेटेड रिस्क को बियर करने के लिए भी आपको रेडी होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक दिन में तो पैसा आपको देगा नहीं वापस, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्ट। टैक्ट से यहाँ पे मतलब ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो आप इन्वेस्टर को प्रमोट कर रहे हैं उसमें पैसा लगाने के लिए, परसुएड कर रहे हैं उसमें पैसा लगाने के लिए, तो न्यू वेंचर पे कोई क्यों ट्रस्ट करे। तो इसके लिए यू नीड टू हैव टैक्टफुल स्किल, मतलब दूसरे को परसुएड करने का स्किल होना चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पेशेंस कंसिडरेशन। पेशेंस कंसिडरेशन से क्या मतलब है कि ऑब्वियसली इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, पेशेंस रखना पड़ेगा अगर आप बिजनेस कोई भी स्टैब्लिश कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो 1 साल लॉस, सेकेंड ईयर लॉस, थर्ड ईयर में यू विल शट डाउन द बिजनेस, ठीक है। तो पेशेंस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, पेशेंस है तो यू गो फॉर इट एंड that is the essential quality for being a promoter. Next is analytical ability. Analytical ability मतलब क्या है कि मेरे पॉकेट से कितना निकलेगा और मेरे पॉकेट में कितना आएगा, यानी कॉस्ट एंड बेनिफिट से इसका मतलब। तो आपके पास उतना पता होना चाहिए, आपके पास उतना आइडिया होना चाहिए कितना कॉस्ट एंड बेनिफिट है पर्टिकुलर बिजनेस में। तो इतना है आप लोगों का प्रमोटर के ऊपर। अगर नोट्स लिखने को बोला जाए तो इतना आपको डिटेल देना पड़ेगा, ठीक है। प्रमोटर कहते किसको हैं, फंक्शंस क्या है, लीगल स्टेटस क्या है, ठीक है, और लास्ट में आपका टाइप और क्वालिटीज डिपेंडिंग अपॉन कि मार्क्स कितने मार्क्स का पूछ रहा है, अकॉर्डिंगली आप इंफॉर्मेशन देंगे। तो इतना चीज आपको प्रमोटर के बारे में पता चल गया। यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, Not at No, all. ma'am. No, ma'am. नो मैम। तो सचिन ओकेजनल प्रमोटर किसको कहते हैं? जो मैं प्रमोटर के समय वहां पे रहता पर उसका बिजनेस कुछ अलग होता है। ठीक है। प्रोफेशनल किसको कहते हैं? प्रोफेशनल प्रमोटर शाहिद अली। जो सो यस, हम जिसका मेन जॉब ही मैम प्रमोटिंग का होता है और वो बाद में किसी और को सेल करके चल रहा था। वेरी गुड। इसके अलावा बाकी सब तो जनरल सा है। अब आगे बढ़े। यस मैम। तो अब बात करते हैं हम लोग इनकॉर्पोरेशन यानी सेकंड स्टेज ऑफ द कंपनी, सेकंड स्टेज ऑफ कंपनी फॉर्मेशन। फर्स्ट स्टेज प्रमोशन हो गया। अब सेकंड स्टेज में इनकॉर्पोरेशन कहने का मतलब है कि अब हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाने की तरफ हो रहे हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी का मतलब क्या होता है? इट्स रजिस्ट्रेशन एज अ बॉडी कॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, जो अब है 2013, ठीक है। अगर आपको कंपनी अब अगर खोलना है, अगर आपको बॉडी कॉर्पोरेट बनाना है तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर होना पड़ेगा, ठीक है। अब लीगल प्रोसीजर की बात करें कि कौन कौन सा स्टेप चाहिए अगर रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो लीगल प्रोसीजर क्या क्या है? नंबर 1 स्टेप इज आपका अप्रूवल ऑफ द नेम होना चाहिए, यानी आपको कम से कम 3 नाम सजेस्ट करना हो प्रायोरिटी बेसिस पे। प्रायोरिटी कहने का मतलब
पहला में आप कौन सा नाम चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई एग्जामिनेशन वगैरह अगर आप भरते हैं तो आपसे सेंटर का प्रायोरिटी मांगा जाता है ना। यस मैम, प्रेफरेंस ठीक है, सेम वे यहाँ पे भी प्रायोरिटी लिस्ट आपसे मांगा जाएगा कि क्या नाम आप सजेस्ट कर रहे हैं। 3 नाम कम से कम दीजिए, एक नहीं 3 नाम। ठीक है, और नाम जो आप देंगे उसमें आपके पास रिस्ट्रिक्शन है कि आपका किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से नाम रिजेंबल नहीं करना चाहिए, और कोई भी प्रोहिबिटेड टाइप नाम नहीं हो। प्रोहिबिटेड टाइप नाम कहने का मतलब आपके कंपनी के नाम के पीछे कोऑपरेटिव नहीं लिखा रहना चाहिए, जो कि कंफ्यूज करे किसी लोगों को, उसके कंपनी के नेचर ऑफ बिजनेस को लेकर के कंफ्यूज हो, या फिर कोई प्रोहिबिटेड नाम जैसे कोई आतंकवादी पे अगर आप नाम रख दिए, ठीक है, तो दीज आर प्रोहिबिटेड। ये सब चेक आपको करना है, उसके बाद आप 3 नाम वहां सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बिफोर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी it is necessary to obtain the approval of registrar of the company regarding the proposed name of the company. For this purpose an application is sent to the registrar. ठीक है, आप रजिस्ट्रार के पास एप्लीकेशन देंगे, 3 नाम सजेस्ट करेंगे प्रायोरिटी बेसिस पे, और कंपनी में अडॉप्ट एनी नेम व्हिच इज नॉट प्रोहिबिटेड एंड व्हिच डज नॉट रिजेंबल द नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप होगा फिलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट, यानी जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाएंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ेगा। तो नंबर 1 एंड द प्राइमरी डॉक्यूमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अगर आप कंपनी खोलने जा रहे हैं तो ये मस्ट है, बिना इसके कोई भी कंपनी एस्टैब्लिशमेंट में नहीं आए। ठीक है, अब ये एमओए होता क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? कोई नहीं, संजली। एसोसिएशन के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट होता है जिसमें कि 2 देखिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चार्टर ऑफ द कंपनी बोलते हैं, जिसमें आपका पावर्स एंड ऑल मेंशन रहता है। ये बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको पब्लिश करना होता है, और ये बताता है कंपनी का रिलेशन आउटसाइडर के साथ, यानी जो लोग पैसा आप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स, ये सारा इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, और ये सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी आप काम करेंगे वो सब इसके तहत ही होना चाहिए। अगर इसके बाहर है तो वो वॉइड हो जाएगा, उस एग्रीमेंट को हम वॉइड बोल देंगे। ठीक है, और इसके अलावा सेकंड डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को हम लोग बाय लॉज ऑफ द कंपनी बोलते हैं, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन्ड होता है। ठीक है, और ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है कंपनी का इनसाइडर के साथ, यानी कंपनी प्रीमिसेस के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होगा, जो बाइंड होगा किसके ऊपर? एम्प्लॉयर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो एओए कहलाया, और जब आउटसाइडर को सर्टेन चीज कुछ शो करना है, इंफॉर्मेशन, उसके लिए मेमोरेंडम हो। अब दोनों में से ज्यादा सुपर पावर वाला कौन है? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में सर्टेन चीज अगर रिटर्न नहीं है और अगर वो आप काम करते हैं तो चल सकता है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो ये वॉइड हो जाता है। समझ आया? फिलहाल ये ब्रीफिंग था, आगे आपको और डिटेल में पढ़ना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके क्लाउजेस के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इतना ब्रीफिंग समझ आया? It is the main document of the company. Memorandum of Association is the main document of the company. Clear? यस मैम। Yes. आगे बढ़िए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होना चाहिए? कम से कम 2 लोगों का सिग्नेचर होना चाहिए अगर प्राइवेट कंपनी है तो, और अगर पब्लिक कंपनी है तो 7। तो क्यों 2 और क्यों 7? एनी पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड दैट? 2 लोगों का ही सिग्नेचर क्यों होना चाहिए प्राइवेट में, और 7 लोगों का ही सिग्नेचर क्यों होना चाहिए पब्लिक कंपनी में? ये मैं लास्ट सेमेस्टर में बताई हूँ। मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए प्राइवेट कंपनी में? Private company में हम 2 मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम मैक्सिमम 50 था पहले मैम, लेकिन अब 100। वेरी गुड, 200 हो गया है ना अब? 200 200।
मैक्सिमम लिमिट प्राइवेट का 2013 के अकॉर्डिंग 2 है, मिनिमम मैक्सिमम 200। और पब्लिक कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, ठीक है, इस चैप्टर से तो क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आप ये नंबर ऑफ मेंबर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी में 2, मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं, ठीक है, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो कम से कम 2 मेंबर का, और पब्लिक कंपनी है तो कम से कम 7 मेंबर का सिग्नेचर होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सामने ये प्रोविजन रखा गया है कि जो आपका एमओए में साइन किए हुए हैं वो एओए में भी साइन करना है उनको। इसके अलावा अगर आपके पास ऑप्शन है, देखिए एमओए तो बनाना ही बनाना होगा, ये कंपलसरी है आपके पास, ठीक है, ये कंपलसरी है कि अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन तो होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के लिए आपके पास सेकंड चॉइस ये दिया हुआ है कि अगर कंपनी खुद का एओए नहीं बनाना चाहती है तो कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 1 ऑफ टेबल ए का प्रोविजन है। शेड्यूल 1 ऑफ टेबल ए, इन शेड्यूल 1 को आप बहु उसको आप एओए मान करके चल सकते हैं, ठीक है, उसके एओए की जगह पे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आप पब्लिक कंपनी हैं तो, ठीक है, समझ आया? Yes, ma'am. आगे बढ़ते हैं नोटिस के बारे में। Of situation of the registered office of a company, however, the notice of situation of registered office may be filed within 30 days, यानी 30 दिन के अंदर अंदर आप ये जितना भी है वो ड्यूली साइन वगैरह करके आपको देना है, ठीक है। एग्रीमेंट की बात करें तो इफ एनी विच द कंपनी प्रपोजेस टू एंटर इनटू with any individual firm or body corporate regarding its management, कहने का मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप किसी के साथ भी आप इंडल्ज अगर होते हैं, चाहे किसी फर्म के साथ का, चाहे किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट अगर कर रहे हैं या किसी कंपनी का इंडिविजुअल के साथ कोई एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट पेपर भी वहां होना चाहिए, ठीक है। बाकी लिस्ट ऑफ पर्सन वाला डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। लिस्ट ऑफ पर्सन कहने का मतलब कौन कौन तैयार हुए हैं डायरेक्टर के लिए, ठीक है, जो लोग भी एग्री किए हैं कि आई विल वर्क एज एन या आई विल एक्ट एज एन डायरेक्टर, उनका सारा डिटेल होना चाहिए। डिटेल इन द सेंस नाम होना चाहिए, एज होना चाहिए, किस ऑक्यूपेशन में है, उनका परमानेंट एड्रेस, वो सारा चीज मेंशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर यहाँ पे है कि अगर सेपरेट लिस्ट ऑफ पर्सन नहीं दे रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो पहला सिग्नेचरी होगा, जो सबसे पहला जो सिग्नेचर किया होगा वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट डायरेक्टर हो जाएंगे कंपनी के, ठीक है। या तो आप लिस्ट ऑफ पर्सन दीजिए, नहीं तो मेमोरेंडम में जो साइन किए हैं और जो फर्स्ट सिग्नेचरी है वो आपका हो जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट वन, रिटन कंसेंट होना चाहिए। रिटन कंसेंट यहाँ पे जो भी काम आप करेंगे सब में रिटन कंसेंट, यानी डायरेक्टर कोई चीज के लिए अगर मतलब मान लीजिए किसी चीज के लिए वो तैयार हुए हैं या डायरेक्टर बनने के लिए वो तैयार हुए हैं तो सब चीज रिटन होना चाहिए, नथिंग इज ओरल ओवर हियर, ठीक है। पार्टनरशिप में हम लोग देख रहे थे ना, एग्रीमेंट एंड ऑल कुछ भी करना है तो वो डिजायरेबल है कि रिटन हो, कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप में, इफ यू रिमेंबर। सोल प्रोप्राइटर में तो एक ही आदमी होता ही है, लेकिन पार्टनरशिप में आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो आप रिटन एग्रीमेंट करिए, नहीं मन है तो मत करिए, लेकिन ये ऑप्शन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया गया है, सब कुछ रिटर्न होना चाहिए। फिर इवन आप रिस्क कौन कितना बेयर करेगा ये चीज इसमें सिग्नेचर होना चाहिए। और अगर आपकी कंपनी फर्स्ट शेड्यूल ऑफ IDRA के अंदर आती है, IDRA कहने का मतलब इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, ये एक्ट का क्या काम होता है, किस कंपनी को लाइसेंस लेने की जरूरत है वो देखती है। तो अगर आपका ये फर्स्ट शेड्यूल में IDRA एक्ट के अंदर आपकी कंपनी अगर आती है तो आपको लाइसेंस का कॉपी लेना पड़ेगा, किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। समझ आया? यस मैम। कुछ लोगों का देख के लग रहा है दिमाग हैंग हो रहा है। खुशी, मैम लाइसेंस और लिस्टेड सेम है क्या, जो मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो? नहीं 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 नहीं, वो स्टॉक एक्सचेंज वाला डिफरेंट है। लाइसेंस मतलब क्या, आप जैसे मान लीजिए कोई मेडिसिन वगैरह का खोलना है कुछ भी, ठीक है, 1991 याद है? LPG
एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ था और कुछ इंडस्ट्री 5 इंडस्ट्री थी कि उस इंडस्ट्री के कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी, है ना। तो आईडीआरए के अंदर फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है, लिस्ट पूरा दिया हुआ है कि कौन सी इंडस्ट्री अगर आप खोलते हैं तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। लाइसेंस मतलब हुआ कि गवर्नमेंट के रिटन परमिशन की, स्टॉक एक्सचेंज से इसका कोई रिलेशन नहीं। लाइसेंस मतलब कि आपको मोरारजी देसाई जो बोले थे लाइसेंस के बारे में 1991 में। 1991 में कहाँ से मोरारजी देसाई आ गए? 1991 यस मैम, चेक करूंगी मैम। मैम दैट टाइम तो न्यू इकोनॉमी बता दे रही हूँ 91 में मोरारजी देसाई नहीं थे। 91 में तो आपके ये थे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी, और आपके नरसिम्हा राव थे। नरसिम्हा राव, हाँ, मिस्टर नरसिम्हा राव आपके प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। 1991 में नहीं थे मोरारजी देसाई। 91 में 5 इंडस्ट्री है जिसको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। इससे पहले वाले में और था, ठीक है, लंबा चौड़ा लिस्ट था जिसमें लाइसेंस लेने की जरूरत थी। पहले तो सब चीज के लिए आपको लाइसेंस लेने की जरूरत थी। 47 के टाइम में, थोड़ा रिकैप करवा देती हूँ, 47 के टाइम में तो ऑलमोस्ट सारे इंडस्ट्री को खोलने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। ग्रेजुअली 18 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, ठीक है। तो अभी का स्टेटस अगर मैं बताऊं तो ये जो एक्ट आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए जहाँ कर्सर मूव हो रहा है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट IDRA, इसमें फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है कि कौन कौन से इंडस्ट्री को लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो अगर आप फर्स्ट शेड्यूल में आते हैं, आपकी इंडस्ट्री जिसका का आपको बिजनेस शुरू करना है, उस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो कॉपी ऑफ लाइसेंस चाहिए और एल्स नहीं चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस का मतलब होता है रिटन अप्रूवल ऑफ, रिटन परमिशन ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज से कोई वास्ता नहीं है इसका। मैम लाइसेंस का प्रोप्राइटरशिप से कोई कोऑर्डिनेशन? क्यों आप एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं? लाइसेंस का सिंपल कॉम्प्लेक्स मत बनाइए चीजों को। लाइसेंस का सिंपल मतलब होता है रिटन परमिशन। प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटर तो अपना जो भी बिजनेस करना चाहेगा, और अगर वो ऐसा ड्रग्स वगैरह एंड ऑल का अगर करेगा तो उसको भी लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। आप ये भले पूछ सकते हैं कि क्या उसको लाइसेंस लेने की जरूरत है कि नहीं। तो अगर वो 5 कैटेगरी में आता है, 5 कैटेगरी में कौन कौन आ गया? टोबैको हो गया, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल हो गया, डिफेंस रिलेटेड कुछ हो गया, ठीक है, और 2 बच रहा है, याद है? हाँ, कुछ भी डेंजरस केमिकल, हजार्डियस केमिकल एंड ऑल, अगर आप इस टाइप का अगर कुछ खोल रहे हैं, ठीक है, तो लाइसेंस लेने की जरूरत है। अगर इसके अलावा अगर आप कुछ खोल रहे हैं तो नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। अब चाहे आप प्रोप्राइटरशिप टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हो, वो सब तो फॉर्म ऑफ बिजनेस है ना। तो फॉर्म ऑफ बिजनेस चेंज होने से लाइसेंस लेने का परमिशन थोड़ी चेंज हो जाएगा, फिर भी लाइसेंस लेना ही लेना होगा, ठीक है। और लास्ट में है, कोई बात नहीं, यहीं तक मैं छोड़ती हूँ, ठीक है, यहाँ तक है। उसके बाद फिर लास्ट है आपका स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कहने का मतलब कि जो भी आपका ऊपर जो भी आपका दिया हुआ है सब सही है और इसमें कहीं कोई घपला नहीं है, ये चीज लिखा हुआ होना चाहिए। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देखते हैं ना, कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं तो लास्ट में डिक्लेरेशन रहता है, ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज ट्रू, है ना। सेम वे यहाँ पे भी स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन होता है कि जितना भी प्रोवाइडेड है वो इंफॉर्मेशन सही है, और प्लस साइन होना चाहिए डायरेक्टर का, मैनेजर का, ठीक है। इसके बाद सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी का सिग्नेचर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट का सिग्नेचर होना चाहिए, हाई कोर्ट के एडवोकेट का सिग्नेचर होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट का सिग्नेचर होना चाहिए। ये सारा चीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट है, समझ आया? इतना डॉक्यूमेंट आपको रजिस्ट्रार के पास जमा करना होता है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास। कृपया आज पढ़ के रखेंगे, जो भी दिमाग में इधर उधर का बात आया है थोड़ा टहल वहल के आइएगा, पढ़िएगा, सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। ब्रेक लेके पढ़िए, सब कुछ अभी तक समझ में आया ना? यस मैम। नेक्स्ट क्लास जब हम अंडरटेकिंग क्या अंडरटेकिंग क्या अंडरटेकिंग? हम एक अंडरटेकिंग था डॉक्यूमेंट्स में। डॉक्यूमेंट में अंडरटेकिंग वही आपका अंडरटेकिंग जो कि आपका मान लीजिए डायरेक्टर्स एंड ऑल आपका शेयर के लिए क्वालिफाई होते हैं, ठीक है, शेयर खरीदते हैं,
ठीक है, सर्टेन रिस्क बेयर करने के लिए तैयार होते हैं, उसको हम लोग अंडरटेकिंग कहते हैं। ठीक है, जो साइन होता है ना, साइन इज अंडरटेकिंग। समझा कि ये सब चीज के लिए आई एम अग्रीड फॉर दैट। देखिए, साइंड बाय ईच डायरेक्टर टू टेक अप एंड पे फॉर द क्वालिफिकेशन शेयर, यानी इतने शेयर के हकदार हम हैं। ठीक है, इतना शेयर आई एम परचेजिंग एंड साइन। अंडरस्टूड आदर्श? मैम तो रिटर्न कंसेंट भी तो नहीं, रिटर्न कंसेंट तो सारे चीज के लिए रिटर्न कंसेंट हुआ, यहाँ पे सिर्फ शेयर की बात हो रही। ठीक है, रिटर्न कंसेंट में तो वो लिख के दे रहा है, साइन करके दे रहा है कि आई विल बी द डायरेक्टर, आई विल एक्ट एज अ डायरेक्टर। ठीक है, रिटर्न कंसेंट में वो साइन करके दे रहा है कि आई विल एक्ट एज अ डायरेक्टर, और अंडरटेकिंग में ये साइन करके दे रहा है कि इतना शेयर मेरे पास है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों। okay, मैम।